आज इस श्रृंखला का 6वां वीडियो मतलब 6th वीडियो जो है आपको उपलब्ध होगा। आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है ISA, मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हम जो ये सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने नवंबर 2021 से आपको जो है समसामयिकी की ये सीरीज चल रही है, आपको जो है वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप अपने प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन G20, COP26 और इसके अंतर्गत अन्य जो टॉपिक हैं वो आपको करा दिए गए। G20 पर मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, कल COP26 आपको उपलब्ध करा दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, हमने योजनाओं का एक वीडियो बना लिया था नवंबर में, युद्धाभ्यास जो हुए हैं उनका वीडियो बना लिया था। एक टॉपिक ये बच गया था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर जो है हम लोग आज का टॉपिक करने वाले हैं। इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज समझनी होगी, कि ये जो गठबंधन आपके सामने है, इस गठबंधन का सीधा संबंध COP26 से या फिर पर्यावरण की गतिविधियों से। क्यों? क्योंकि ये जो अस्तित्व में आया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये COP21 में ही आया था। COP21 के अंतर्गत जो कि पेरिस में हुई थी और नवंबर 2015 में हुई थी, उसी के अंतर्गत 30 नवंबर और 2015 को भारत और फ्रांस ने मिलकर, तो भारत और एक तरफ भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया था या इसकी भूमिका बनाई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी भूमिका बनाई थी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और उस वक्त फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो फ्रांसवा ओलांद उस वक्त थे, वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन है। तो फ्रांस के फ्रांसवा ओलांद और भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इन दोनों ने मिलकर और 30 नवंबर 2015 को एक संगठन की आधारशिला रखवाई थी जिसका नाम था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या फिर ISA, जो कि 30 नवंबर 2015 को स्थापित किया गया। और 25 जनवरी 2016 को इसी के अंतर्गत इन्होंने अपना जो मुख्यालय था या जो सचिवालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया। तो गुरुग्राम हरियाणा में इसको स्थापित किया और किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन का भारत में स्थित ये एकमात्र मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त सार्क का भी काठमांडू में ही। तो ये अंतरराष्ट्रीय किसी भी मतलब के संगठन का भारत में स्थित पहला मुख्यालय है। तो बेसिक चीज ये है कि आप इस वक्त जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पढ़ रहे हो, ISA पढ़ रहे हो, जिसकी स्थापना COP21 नवंबर में जो हुई थी, उसी दौरान फ्रांस और भारत ने शुरुआत किया था। भारत की तरफ से PM मोदी और फ्रांस की तरफ से उनके राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने यह संगठन शुरू किया था या संगठन की आधारशिला रखी थी। अब यहां पर दो प्रश्न है, एक कि संगठन का काम क्या है, तो कार्य क्या है, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि वर्तमान में आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता होगी, तो वर्तमान में क्यों आवश्यक हो गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसका भविष्य क्या है, तो इसका भविष्य क्या है, इसके अतिरिक्त भारत के पास सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और भारत उन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है। तो इन्हीं सारे विषयों पर हम आगे की
आगे के जितना भी आपका जो मिलने वाला है आपको, वो इसी आधार पर हम करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि कार्य क्या है, जो बेसिक एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका कार्य क्या है। उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 30 नवंबर 2015 को शुरुआत किया था, भारत और फ्रांस ने किया था, COP 21 के दौरान पेरिस में किया था, और इसकी घोषणा याद रखिएगा, इसकी जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि हम ऐसा एक संगठन बनाने की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वेम्बली के स्टेडियम लंदन में की गई थी। उस वक्त लंदन में थे पीएम मोदी, और वहां पर उन्होंने जनसमूह को संबोधित किया था, और वहां पर वन सन वन अर्थ और वन ग्रिड, वन सन वन अर्थ और वन ग्रिड, यहां पर अर्थ की जगह कभी कभी W लिखा होता है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के अंतर्गत ये संगठन शुरू किया गया था। मतलब कि पूरे विश्व में जो वैकल्पिक ऊर्जा थी या फिर जो अक्षय ऊर्जा है, उसके लिए एक जाल नुमा संरचना बनाने के उद्देश्य से ये संगठन शुरू किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका नाम है। अब यहां पर आपको एक दो चीजें समझनी है। तो ये तो बेसिक एलिमेंट हो गया कि संगठन है किस प्रकार का। अब बात है इसका काम क्या है और किस प्रकार से काम करेगा, तो इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम ये माने कि इसका कार्य क्या है, तो क्या है कार्य, तो क्या है। देखिए, अगर हम अर्थ को इसका चित्र बना लें और ये विषुवत रेखा इस पर डाल दें, मतलब कि 0 डिग्री डाल दें, तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, मतलब कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, तो ये मकर रेखा है। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है, बीच वाली विषुवत रेखा है। कहने वाली साफ साफ मतलब ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जो ISA है, वो इन दोनों के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। तो ISA जो शुरुआत में था वो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थित देशों का समूह था। अब यहां पर एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर इन्हीं देशों का समूह क्यों। तो आपको याद रखना है कि ये वो क्षेत्र है पृथ्वी का जो सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है या संगठन है, तो वहां पर ज्यादा कारगर साबित होगा जहां पर सूर्य हो या सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता। तो शुरुआत में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित 121 जो मुख्य देश थे, उनका समूह शुरू किया गया था 30 नवंबर 2015 को। आधार क्या बनाया गया था कि एक वर्ष में लगभग 300 दिन इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अभी वीडियो के अंत में आपको पूरा लेक्चर हम कंप्लीट करवा दें। तो एक वर्ष में लगभग 300 दिन इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। इस वजह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित जहां पर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है, भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को COP 21 के दौरान इस संगठन की शुरुआत की थी। ये चीज आप लोगों को ध्यान है, जिसका मुख्यालय 25 जनवरी 2016 को जिसका शिलान्यास किया गया गुरुग्राम हरियाणा में है। एकमात्र हमने बताया अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है।
तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित ऐसे देश जहां पर एक वर्ष में लगभग 300 दिन सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, उनमें यह संगठन शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बेसिक प्रश्न एक और है कि जब ये संगठन शुरू किया गया और वर्तमान में आप इसको क्यों पढ़ रहे हो, इस वक्त वर्तमान में इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि 10 नवंबर 2021 को इसका एक नया सदस्य बना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अपनी परीक्षा में आएगा वर्तमान में आईएसए में कौन जुड़ा नया, तो आप लगाएंगे यूएसए। अब यहां प्रश्न ये है बच्चों, इसी वजह से आप ये टॉपिक आईएसए पढ़ रहे हो इस वक्त, तो आपको ये बेसिक चीजें हो गई कि आईएसए कैसा संगठन है और क्यों हम इस वक्त पढ़ रहे हैं इसको। अब यहां पर एक चीज आती है कि आखिर इसमें आगे क्या होगा और इस संगठन का भविष्य क्या है, तो जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस संगठन ने 2015 में शुरुआत की, तो लिख लेते हैं 30 नवंबर 2015 को शुरू हुआ। पहले ही दिन जब संगठन शुरू हुआ तो 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था कि हम इसमें शामिल हैं, क्योंकि 121 में से शामिल भी तो होने चाहिए जो आपके रूल और रेगुलेशन है उसमें, तो 15 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया था। अगले वर्ष एक जोड़ दो, 2016 में जब कोप 22 हुई मोरक्को में मराकेश में जब अगली कोप 22 हुई तब इसका फ्रेमवर्क तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? फ्रेमवर्क तैयार किया। फ्रेमवर्क मतलब कि ये जो संगठन बना है उसके कुछ ना कुछ संधियां होंगी, उसके कुछ ना कुछ रूल होंगे, उसके कुछ ना कुछ और रेगुलेशन होंगे, तो उसी को कहते हैं फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के अतिरिक्त भी कोई देश शामिल होगा, जबकि यूएसए तो इन दोनों कर्क रेखा से ऊपर है। तो कोप 26 में यह फ्रेमवर्क तैयार किया गया इस संगठन के विषय में, और जब ये लग गया अगले साल कि ये संगठन बिना ऐसे देशों के सक्सेस नहीं हो सकता जिनके पास टेक्नोलॉजी या फिर जिन देशों के पास दुर्लभ खनिज है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तब इन्होंने क्या किया, जब 2018 में अपनी पहली मीटिंग की नई दिल्ली में, आईएसए ने अपनी पहली मीटिंग नई दिल्ली में की थी, तो मैं लिख देता हूं पहली बैठक। तो पहली मीटिंग जो की वो नई दिल्ली में की, उसमें इन्होंने जो फ्रेमवर्क था इसमें संशोधन कर दिया। फ्रेमवर्क में संशोधन कर दिया और संशोधन कर ये चीज इसमें ऐड की गई कि कोई भी देश जो यूएन का सदस्य है, तो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945, तो जो कोई भी सदस्य जो यूएन का सदस्य है वो भी आईएसए में शामिल हो सकता है। आईएसए में शामिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन देशों को यह बात लग गई थी कि बिना इन देशों जिनके पास टेक्नोलॉजी है या अन्य देश हैं उनको शामिल किए इस संगठन का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए इन देशों ने यूएन का जो भी सदस्य है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। ये 2018 में संशोधन करके ऐड किया गया। चूंकि 8 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी और 2016 के बाद उनका रुख उद्योग की तरफ ज्यादा था, उन्होंने पेरिस समझौते से ही किनारा कर लिया आगे के वर्षों में। साथ में यूएसए इस संगठन में शामिल होने का कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु जो बाइडेन की सरकार में यूएसए ने फिर से अपनी जलवायु रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। भारत और अमेरिका ये दोनों मिलकर जलवायु परिवर्तन, ये याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं, जो कि जिसका आधार वर्ष या अंत वर्ष 2030 है। तो आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका 2030 जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत 2030 तक किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर कार्य कर रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर अमेरिका या यूएसए। और इसको दूसरी तरीके से ये लोग पूछ सकते हैं कि भारत और अमेरिका
किस वर्ष तक अधिकतम जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर कार्य करेंगे, तो 2030 तक। अभी वर्तमान में उन्होंने 2030 एजेंडा फिक्स कर रखा। तो कुल मिलाकर यूएन का सदस्य वो भी होगा जो 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 यूएन का सदस्य है वो आईएस में नियुक्त हो सकता था। तो इसी के आधार पर 10 नवंबर और 2021 को यूएसए इसका सदस्य बना। तो यूएसए इस आधार पर 101वां सदस्य है, 101वां सदस्य है, जो कि इसमें शामिल हुआ 10 नवंबर 2021 को। 10 नवंबर 2021 को जो हमने शुरुआत में 121 संख्या बताई है वो उन संभावित देशों की है जो कर्क रेखा और मकर रेखा में थे और जहां पर ठीक ठाक तरीके से सौर ऊर्जा है। उनमें से 101 देश ऐसे हैं या फिर पूरे विश्व से 101वां देश जो अमेरिका है जिसने इसके फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब कि इसके रूल एंड रेगुलेशन पर हस्ताक्षर किए। तो ये चीज आपको याद रखना ना, अमेरिका 101वें नंबर का देश। इसके अतिरिक्त जो होगा वो अगली सीरीज में आपको मिल जाएगा जो बढ़ेगा इसमें। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये चीज आपको ये याद रखना है कि शुरुआत में जब 30 नवंबर 2015 को शुरू हुआ तो 15 देशों ने हस्ताक्षर किया था। इसमें से पहली जब मीटिंग हुई तो 2018 में ये बात वो समझ गए कि इसको बिना यूएन के मतलब कर्क रेखा मकर रेखा के अतिरिक्त भी देशों को शामिल करना होगा। तब उन्होंने अपना संशोधन किया, जो फ्रेमवर्क बनाया था 2016 मराकेश में, और उन्होंने संशोधन कर ये बात लाए कि यूएन का सदस्य जो है वो भी आईएसए में शामिल हो सकता है। और इस आधार पर अमेरिका 10 नवंबर 2021 को शामिल हुआ। इस पर अमेरिका के जॉन कैरी ने, हमने कल भी आपको वीडियो में बताया था, जॉन कैरी ने जो कि एक जलवायु दूत है, जो कि एक क्या है, जलवायु दूत है, जो कि एक जलवायु दूत है किसके, यूएसए के, उन्होंने हस्ताक्षर किया था। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर ये बेसिक चीज हो गई कि वर्तमान में 10 नवंबर को अमेरिका इसका 101वां देश बना। अब यहाँ पर जो तीसरा चरण है इस वीडियो के अंत का, उसमें आपको यह समझना है कि भारत ने क्यों आईएसए जैसा संगठन स्थापित किया, भारत की खुद की रिक्वायरमेंट क्या है और भारत इसमें भविष्य क्या है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था। अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना था उसको, अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। तो करने का लक्ष्य रखा था। इस 175 में से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य था। सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य था। भारत ने इसको बढ़ाकर 2030 तक 450 गीगावाट कर दिया, जिसमें लगभग 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। भारत ने कोप 26 में, जो कि इसके पहले वाला वीडियो हमने बनाया है, इस सीरीज का 5वां वीडियो, कोप 26 में इस अपनी अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य 2030 को, जो 2030 तक 500 गीगावाट कर दिया है। मतलब कि अपना जो ये लक्ष्य था भारत का 450, इसमें भी 50 जोड़ दिया। तो भारत ने कोप 26 में 2030 तक 500 गीगावाट तक का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रख लिया है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो भारत का 2022 में था 175 गीगावाट था, 2030 तक 450 गीगावाट है। इस 175 में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा थी और इसमें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि भारत में जो सौर ऊर्जा का लक्ष्य इन्होंने रखा है उसके लिए ये संगठन बहुत आवश्यक है। अब भारत ये कैसे करे? तो भारत के सामने कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या भारत के सामने ये है कि यहाँ सौर पैनल जो है वो महंगे हैं। तो सौर पैनल महंगे हैं, पहली समस्या ये है। क्यों है महंगे? महंगे ये इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो जो उपकरण बनने में जो जो तत्वों की जरूरत है, जैसे कि उदाहरण एक हो गया तुम्हारा कॉपर, तो कॉपर हो गया, एक हो गया सिल्वर, तो सिल्वर हो गया, इसके अतिरिक्त एक हो गया आपका गैलियम, तो गैलियम हो गया, एक हो गया सेलेनियम, तो सेलेनियम हो गया। तो ऐसे करके ईटीसी आप लिख सकते हैं। ऐसे करके जो जो तत्वों की या खनिजों की जरूरत है उनका उत्पादन भारत में या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में
भारत को उन देशों को भी शामिल करना होगा जिनसे ये चीज मंगाई जाती है। अब भारत इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत लगभग सौर पैनल, जो सौर उपकरण है, सौर उपकरण, उसका ज्यादातर निर्यात जो आयात करता है चीन से करता है। चीन ही भेजता है उन उपकरणों के सामान को। क्यों भेजता है चीन? चीन ही क्यों? क्योंकि चीन के अंदर 60% दुर्लभ खनिज है। दुर्लभ खनिज है। दुर्लभ क्यों लिखा? क्योंकि दुर्लभ खनिज क्यों लिखा? क्योंकि जो खनिज अन्य क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका हो गया, कांगो हो गया, ये विश्व के 70% प्लेटिनम आपका प्लेटिनम हो गया, उनका उत्पादन करते हैं। तो आपको बिना इन देशों को शामिल किए आप सौर पैनल आप कैसे बनाएंगे? या अन्य उपकरण, बैटरी में जो प्रयोग होती हैं, जो खनिज तत्व अगर आपके देश में नहीं है तो आपको इनसे समझौता करना पड़ेगा। और समझौते को भी इस आधार पे करना पड़ेगा कि ज्यादा रेट ना हो, क्योंकि जितना ये आयात में रेट ज्यादा लगाएंगे फिर यहाँ पर लेबर चार्ज लगेगा, उतना महंगा होगा। जितना महंगा होगा उतना कम लोग जो है उसको जो है लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय आय भी तो उस स्तर पे पहुंचे कि वो लोग परचेज करने के अवस्था में आ जाए। 2-3 साल में कोरोना वायरस के कारण लोगों की बचतें खत्म हो गई हैं। तो ऐसी अवस्था में भारत को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही स्थायी समझौते की जरूरत है, जो कि इन देशों के साथ हो। क्यों? क्योंकि अगर जब तक भारत का आयात सस्ता नहीं होगा, इन उपकरणों पर आयात सस्ता नहीं होगा, तब तक भारत ओवरऑल जो कास्ट है वो कम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ दो चीजें हैं। कुछ चीजें भारत जो है अपने यहाँ जो है बिना आयात किए बना सकता है। अब कुछ चीजें प्रकृति ने भारत को नहीं उपलब्ध करवाई, तो उसके लिए उनको बाहर के देशों को देखना पड़ेगा। तो समझौता जब भारत करे इन देशों के साथ करेगा, तो उसमें भारत को यह चीज याद रखनी है कि कॉस्ट प्राइस इतना ना कर दें कि आगे आने वाले समय में जो आपने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, या फिर सौर ऊर्जा को आप जो प्रोत्साहित कर रहे हो, तो इसमें प्रोत्साहित से हतोत्साहित ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। आप बैटरी वाहन चलाने की पूरी तैयारी में हो, आप चला रहे हैं, तो आपको उन वाहनों को सस्ती दरों पे उपलब्ध कराना पड़ेगा और इसके साथ में पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जहां पर आपको जगह जगह चार्जिंग स्टेशन आदि मिले। अन्यथा बहुत से लोग अभी भी बैटरी वाहनों को कम विश्वास की नजर से देखते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि इन्हीं सब समस्याओं के कारण ऐसा होता है। तो भारत को सबसे पहले ये इन सारी चीजों पर वर्क करना पड़ेगा। तो हमने जो आज टॉपिक किया है उसका नाम है ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। 30 नवंबर 2015 को बनाया गया। भारत फ्रांस की पहल थी पूरे विश्व को वन सन वन ग्रिड और वन अर्थ, या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के अंतर्गत लाने की योजना शुरुआत में क्या थी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो 121 देश संभावित स्थित हैं, या जो 121 देश स्थित हैं और जहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना है, उन देशों को एक पास लाना और उन देशों से एक समझौता तैयार करना, जिससे कि वो सौर ऊर्जा जैसी एक बहुत संभावित जो ऊर्जा है उसको गैदर कर सके और अपनी ज्यादातर जरूरतें इससे पूरी कर सके, जिससे कि जो पेरिस समझौता किया गया था और जो COP26 का भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक नेट जीरो का, उसको प्राप्त किया जा सके। उसके बाद हमने आपको बताया कि 2016 में मराकेश में इसका फ्रेमवर्क तैयार हुआ, 18 में नई दिल्ली में बैठक हुई, उन्होंने अपने जो फ्रेमवर्क है उसमें संशोधन किया। उस संशोधन में उन्होंने साफ साफ लेके आए कि कोई भी देश जो UN में शामिल है वो ISA में शामिल हो सकता है। 25 जनवरी 2016 को इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। और इसके बाद हमने आपको बताया कि COP26 में भी इसकी चर्चा हुई थी, और साथ में भारत जो है, चूंकि भारत के लक्ष्य ऐसे हैं कि 2030 तक आपको 450 गीगावाट प्राप्त करना है, या फिर COP26 का लिया जाए तो 2030 तक आपको 500 गीगावाट प्राप्त करनी है। तो ऐसी अवस्था में जो खनिज भारत में कम मात्रा में है उनका उत्पादन बढ़ाना, साथ साथ में जो नहीं है उनसे एक स्थायी समझौता करना, जिससे कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कम हो, जिससे कि लोग इसको परचेज कर सके, और साथ साथ में एक स्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें चार्जिंग स्टेशन आदि हो। इसके द्वारा ही हम पेट्रोल और डीजल जो कि हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है ट्रेडिशनल है, उसको समाप्त करने में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन जो 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है उसमें तो पूर्ण रूप से आपको कार्बन के उत्सर्जन को बंद करना है। तो इन लक्ष्यों को देखते हुए और प्रकृति की सुरक्षा के लिए ये किया गया एक सराहनीय प्रयास है।
जो जो हमने आज टॉपिक किया है। तो कुल मिला के आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक है। आइए से अगले वीडियो में हम लोग एक नई चीज पर चर्चा करेंगे। आप जो है इस पर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो पर जो भी कमियां हैं वो हम लोग सुधारते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।